सम्मेलन 2026 का जो ये सत्र है, प्रवासी साहित्य मेरी दृष्टि, और हमारे अतिथि गण आ चुके हैं, जिनमें अर्चना पैन्यूली जी जो इस सत्र में शामिल थी वो अस्वस्थ हैं, इसलिए नहीं आ पा रही हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ सीमा अग्निहोत्री जी, जो खुद एक संवेदनशील कवयित्री हैं और संस्कृत की विदुषी हैं, संस्कृत की शिक्षिका हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, क्योंकि आमतौर से जो स्वागत करता है उसका कोई स्वागत नहीं करता, और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें कृपया। धन्यवाद सर। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा और विद्वान में कभी भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में ही सम्मान प्राप्त करता है, किंतु विद्वान की हर जगह पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति की इसी परंपरा का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन के सत्र प्रवासी लेखन मेरी दृष्टि में आप सभी सम्माननीय प्रबुद्ध जनों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी इस सभा को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान करते हुए हिंदी जगत के महान साहित्यकार श्री संतोष चौबे जी को। आप वर्तमान में डॉक्टर सीवी रामन तथा रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा आईसेक्ट नेटवर्क राज्य संसाधन केंद्र वनमाली सृजन पीठ एवं टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। भारत गौरव सम्मान, फ्रांस, वातायन यूके, लंदन का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान, पंडित तिलकराज शर्मा न्यास न्यूयॉर्क शिखर सम्मान, दुष्यंत कुमार पुरस्कार स्पंदन आलोचना सम्मान, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पुरस्कार सरीखे अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित आप हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। मैं श्रीमती शालिनी जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल से आपका अभिनंदन करें। शालिनी जी सामने आइए। धन्यवाद शालिनी जी। धन्यवाद शालिनी जी। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इस सभागार में अपनी दिव्य उपस्थिति से सभा को सुशोभित करती परम आदरणीय विदुषी सुश्री दिव्या माथुर जी गुणों की खान हैं। FRSA वातायन यूरोप की संस्थापक, वातायन की प्रमुख संपादक, रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की फेलो, आशा फाउंडेशन की संस्थापक सदस्य, ब्रिटिश लाइब्रेरी और टेट मॉडर्न की फ्रेंड, पद्म भूषण मोटूरी सत्यनारायण लेखन सम्मान, वनमाली कथा सम्मान, आर्ट्स काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के आर्ट्स अचीवर सम्मान और हाल ही में
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एवं विश्व हिंदी सचिवालय में मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित सुश्री दिव्या जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। आइए सर, स्थान ग्रहण कीजिए सर प्लीज। इतना अच्छा जो पैनल है वो हमारे अभी तक रील्स में था, हम इसको देख रहे हैं। आप सब लोगों को इनको सुनने का मौका मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आदरणीय संतोष जी विशेष रूप से भोपाल में आए हैं। अब 2 दिन तक हम इनका पूरा चाहेंगे कि आप सब लोगों को मार्गदर्शन मिले। और हमारे दुनिया देश से देखिए 3 देश तो मुझे दिख ही रहे हैं इसमें। तो अर्चना जी शायद आने वाले, तो कोई बात नहीं। तो मतलब ये 3 देशों के प्रमुख लोग हैं। आप सब लोगों को इनका सुनने का मौका मिले। धन्यवाद सर। जी मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी। मैम बोलने दीजिए। सुश्री दिव्या जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं श्रीमती प्रीति ढींगरा जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल द्वारा दिव्या जी को सम्मानित करें। धन्यवाद प्रीति जी। योगः कर्मसु कौशलम, और इस कौशल में पारंगत योगाचार्य आदरणीय धनंजय कुमार जी का परिचय देना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। विश्व बैंक से सेवानिवृत्त मास्टर योग शिक्षक और चिकित्सक, लेखक, कवि, नाटककार, सार्वजनिक वक्ता, सामाजिक उद्यमी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, और संस्था निर्माता, सामाजिक और साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार विजेता, फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक, बच्चों को बुद्धिमान, रचनात्मक, स्वस्थ और तनाव मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रज्ञार्थी संस्था की स्थापना करने वाले, 5 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों की यात्रा करने वाले योगाचार्य आदरणीय धनंजय जी की 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यापक मीडिया में उपस्थिति दर्ज है इनकी, जिसमें 3 यूट्यूब चैनलों पर 1000 से अधिक वीडियो का ये निर्माण कर चुके हैं। आदरणीय धनंजय जी का इस सत्र में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं श्रीमती अलका जी से अनुरोध करूंगी कि वे शॉल द्वारा उनका स्वागत करें। धन्यवाद अलका जी। हमारी अगली मेहमान हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आई वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री रेखा राजवंशी जी। कवयित्री और लेखिका रेखा राजवंशी जी पिछले 24 वर्षों से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए कार्यरत हैं। सिडनी विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उन्होंने कई वर्ष हिंदी पढ़ाई है। अब तक उनकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के लेखकों की 5 पुस्तकों का संपादन भी सम्मिलित है। 2 नए हिंदी कहानी संग्रह प्रकाशन में हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें मुख्य हैं
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 में प्रदत्त सम्मान। इन्होंने वहाँ के आदिवासियों की लोक कथाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर का ऑसिट AUSIT पुरस्कार, हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदत्त गार्गी सम्मान, विश्वरंग ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टर और अनन्य ऑस्ट्रेलिया की संपादक हैं ये। कविता, कहानी, गीत, गज़लें और नज़में भी लिखती हैं। मैं अलका जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आपका स्वागत करें। चलिए मुक्तिनाथ सर, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप रेखा जी का सम्मान करें शॉल से। धन्यवाद मुक्तिनाथ सर। अंततः मैं परम श्रद्धेय आचार्य राजेश कुमार जी को संचालन हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आदरणीय राजेश जी के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, जिनके सम्मान में शब्द भी कम पड़ जाएं। ऐसे हिंदी जगत के दिग्गज साहित्यकार किसी परिचय के मोहताज नहीं, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। मैं बड़े सम्मानपूर्वक आदरणीय राजेश जी को सत्र की बागडोर सौंपते हुए उनसे आग्रह करूंगी कि वे सत्र का संचालन कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए हमें कृतार्थ करें। आदरणीय आचार्य राजेश कुमार जी। तो सबसे पहले सीमा जी का बहुत, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, शुक्रिया। तो बहुत, हाँ ठीक है, बहुत बहुत आप उधर आ जाएं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बहुत बहुत आभार सीमा जी आपका, इतने सुंदर आपने स्वागत का कार्यक्रम किया। और इसके दूसरे हिस्से के रूप में हम लोग कुछ पुस्तकों का विमोचन करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उमेश जी, आप हैं वहाँ पर? उमेश जी ने एक पुस्तक तैयार की है चित्रकूट आर्ट गैलरी की तरफ से। इसमें कुछ कहानियाँ परदेश से, ये इसका नाम है। आइए ना उमेश जी। और मैं उमेश जी से ही कहता हूँ कि वो आएँ और पुस्तक के बारे में कुछ बताएं, और तब तक हम लोग पुस्तक को अनावृत करते हैं। मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है कि दिस बुक इज़ नाउ गोइंग टू बी रिलीज्ड हियर। हाँ, let it be over, then I will say something about the book. So, here is the book. Oh, sorry. ये पुस्तक आपके सामने है, और इसकी यात्रा पे विषय में मैं तस्वीर हो जाए तो फिर हम बात करता हूँ। आइए, सभी से अनुरोध कृपया स्थान ग्रहण करें। प्लीज़ स्थान ग्रहण करें सर। जवाहर जी क्षमा चाहूँगा, वो आदत थोड़ी सी है। हाँ, सभी को नमस्कार। आदरणीय चौबे जी, दिव्या जी, राजवंशी जी, आप सर, धनंजय जी, आदरणीय राजेश जी, आप सभी लोग। सूरज आज निकला, अच्छा लगा। कुछ सर्दी कम है, अच्छा लगा। आप आए और भी अच्छा लगा। और पुस्तक का विमोचन हुआ, ये दिल को छू गया। बहुत बहुत आभार आपका।
ये उमेश जी ने ये भी तैयार की है और आइए, और वो चाहते हैं कि चौबे जी को ये प्रदान करें इसे। तो ये चित्रकला का 2 चित्रकारों का संग्रह है। हाँ, धन्यवाद आपका उमेश जी। और हम अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पुस्तक ले लेते हैं विमोचन के लिए, और उसको वो है प्रवासी साहित्यकार दिव्या माथुर जी के ऊपर। ये डॉक्टर अरुणा अजित सरिया जी ने तैयार की है। आइए आप मैडम, आप भी आइए, आप भी आए। हाँ, लीजिए, आइए आइए आइए। ये पुस्तक आइसेक्ट प्रकाशन भोपाल ने प्रकाशित की है और ये दिव्या जी के पूरे व्यक्तित्व कृतित्व पर है। और अरुणा जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की और आदरणीय चौबे जी ने कहा नहीं, इसे आइसेक्ट प्रकाशन छापेगा। और हमें खुशी है कि इसका विमोचन विश्व रंग में 41 देशों की उपस्थिति में हुआ और आज इसका उनकी उपस्थिति में हो रहा है, जिसमें दिव्या जी भी हैं और अरुणा जी भी हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत बधाई। एक बात मैं भी जोड़ना चाहूँगी कि ये तो अच्छा है कि दिव्या जी भी हैं और मैं भी हूँ और आप सब हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अधिक सौभाग्य की बात ये है कि आदरणीय चौबे जी और आदरणीय जवाहर जी यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि जवाहर जी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है। वादा मॉरिशस में हुआ था। बिल्कुल, सर ने वादा किया था आपको मॉरिशस में कि हम इसको छापेंगे। बिल्कुल, मॉरिशस में वादा हुआ था, क्योंकि मॉरिशस में मैंने जवाहर जी से ये बताया था कि मैंने ये किताब तैयार की है, तो जवाहर जी ने कहा था इसको अवश्य छापेंगे। और फिर मैंने उनको लिखा था कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसका लोकार्पण चौबे जी के हाथ से हो। तो मेरी इतनी बड़ी मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत बहुत आभार। और किताब तो आपके सामने है, आप लोगों की जो भी इसके प्रति प्रतिक्रिया होगी वो जानने की उत्सुकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही, हाँ हाँ, कर रहे, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम बैठो अब। इसके साथ ही हमारे पास एक और पुस्तक है जो संतोष चौबे जी की कहानियों का संग्रह है। संतोष चौबे जी बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार हैं, तो वो कहानियाँ हम ले लेते हैं उनको हाथ में। हाँ, और इसके लिए बहुत बधाई संतोष चौबे जी को। तो चौबे जी से हम सुनते हैं इस पुस्तक के बारे में। आदरणीय दिव्या जी और मित्रों, ये किताब जो अभी आज विमोचित हुई है, इसका नाम गरीब नवाज है और ये मेरी पिछले 15-20 वर्षों में लिखी गई लंबी कहानियों का संग्रह है। इसमें 10 लंबी कहानियाँ हैं और ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इस समय सिर्फ इतना कि 90 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में लंबी कहानी का फॉर्मेट सामने आया और उदय प्रकाश वगैरह को इसकी, बाद में अखिलेश, प्रियमवद, इन लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इस लंबी कहानी के फॉर्मेट को आगे बढ़ाया था। लंबी कहानी की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि छोटी कहानी में वर्तमान समय का परिदृश्य अटता नहीं। छोटी कहानी में वो बात पैदा नहीं किया जा सकती और कहानी औपन्यासिक होने की तरफ आगे बढ़ी। तो कहानी जब लंबी होने लगी तो उसमें बहुत सारी छोटी कहानियाँ और समाहित हो जाती हैं। इस तरह से देखें तो मेरी ये पहली कहानी 1999 या 96 की है। लेखक बनाने वाले उसका नाम है। और सोचिए कि चैट जीपीटी तो अभी आया। चैट जीपीटी का पूर्वानुमान लगाती है कहानी 20 साल पहले, और कंप्यूटर के माध्यम से कहानी कैसे लिखी जा सकती है और उसका क्या हश्र होगा ये उसमें मालूम पड़ता है। ऐसे 15-10 अलग अलग विषय हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं, मगर शेक्सपियर को याद रखना भी उसमें है, जो हबीब तनवीर साहब के बारे में है। आप ज़रूर पढ़िएगा। और ये अभी पुस्तक मेले में भी इस पर चर्चा होगी।
राजकमल करवा रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग और बात करेंगे आगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई पुस्तक के लेखकों, संपादकों को, प्रकाशकों को। और अब हम इस कार्यक्रम के मुख्य खंड की ओर बढ़ते हैं और हम चर्चा का हमारा विषय है प्रवासी साहित्य मेरी दृष्टि। हम लोग ये चाहते थे कि एक प्रवासी साहित्य पर कल भी कार्यक्रम हो चुका है और ये अलग ढंग का हो, तो हम लोग इसमें चाहेंगे कि प्रवासी हमारे पास 3 प्रवासी साहित्यकार हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और यूके से। और संतोष चौबे जी की जो विशेषता है वो ये है कि पूरे प्रवासी जगत को ये एक सूत्र में बांधते हुए विश्वरंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रवासी साहित्य पर भी चर्चा होती है। और अभी आपने देखा कि वे प्रवासी साहित्य का प्रकाशन भी करते हैं। तो इस दृष्टि से बहुत समृद्ध पैनल है, आपने उनका परिचय जाना ही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्रवासी साहित्य लिखते समय जो प्रवासी साहित्यकार हमारे बीच में हैं, उनको किस तरह के अनुभव हुए। जैसे अंग्रेजी में कहें तो उनको उन्होंने प्रवासी साहित्यकार साहित्य के रूप में माई एक्सपेरिमेंट्स विद डायस्पोरा राइटिंग किस तरह के हुए। कल मेरी अर्चना जी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कुछ जिक्र किया कि किस तरह से आपके लेखन में विकास हुआ, कहाँ से आप शुरू हुए और आपकी दृष्टि क्या वही बनी रही या उसमें विकास हुआ, और किस तरह से जो विषय शायद भारत के साहित्यकार नहीं उठाना चाहते या उठाने की हिम्मत नहीं करते, उसको आप लोग उठाते हैं, या आपकी दृष्टि भारतीय साहित्यकारों से अधिक व्यापक कैसे होती है। तो ये सारे विषय हैं, आप किसी भी तरह से इस पर बोल सकते हैं, हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं और थोड़ा सा समय हम लोग जो हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उनसे प्रश्न लेने का भी करेंगे। तो क्या रेखा जी मैं आपसे शुरुआत करें? थैंक यू। तो मैं सबको नमस्ते करती हूँ और संतोष चौबे जी को, धनंजय जी को, दिव्या जी को, उपस्थित सभी लोगों को, राजेश जी को संचालन के लिए सबका पहले ही आभार कर देती हूँ। तो देखिए, आपका प्रश्न था कि प्रक्रिया, रचना प्रक्रिया क्या होती है प्रवासी की। तो देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है विषय बदलते रहे हैं प्रवासी जीवन के, जैसे जैसे अनुभव रहे हैं। हम देखते हैं जो अमेरिका, यूरोप से जो साहित्य आया शुरू में बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था उसमें, क्योंकि उन दिनों इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लोग बात नहीं कर पाते थे आराम से, घर से फ़ोन के लिए भी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। और कोई आजकल तो जैसे है कि 1 मिनट में फेस टाइम करा दिया, वीडियो दिखा दिया, घर में माँ या पिताजी से बात करवा दी। तो अब जो विषय हैं वो बहुत बदल गए हैं। अब वो बात नहीं रही है कि बहुत हम लोग एकदम, और सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हैं कि फ़्लाइट्स इतनी चल गई हैं। पहले ये होता था कि भाई कैसे करेंगे सफ़र, 1900 की भी बात कर रही हूँ मैं, या उसके बाद की भी। तो वो जो विषय थे वो बिल्कुल फ़र्क थे प्रवासी लेखकों के। फिर उसके बाद मैं जो सोचती हूँ, जो मैं देखती हूँ, अवस्थाएं जो हमारे प्रवासी लेखन की हैं, ये भी जैसे जैसे हम किसी नए देश में व्यवस्थित होते जाते हैं, बदलती जाती हैं। शुरू का लेखन, मैं अपनी भी बात करती चलती हूँ राजेश जी। जैसे मेरी किताब आई थी कंगारुओं के देश में, और बहुत उस वक्त वो कविताओं की थी और पॉपुलर हुई थी। उसमें वो बहुत नॉस्टैल्जिक थी, क्योंकि शुरू में जब हम नए देश में जाते हैं तो इतनी चुनौतियाँ होती हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस भी लेना है, मकान भी अपना ख़रीदना है, पैसे भी जोड़ने हैं, और फिर उसके बाद में नौकरी भी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है। तो उस वक्त भारत बड़ा याद आता है। ऐसा लगता है कि हम कितने सुखी थे अपने देश में, हम ये कहाँ आके
अटक गए, ना नौकर है ना चाकर है, क्लीनर भी हम हैं, कपड़े भी हम धोते हैं, बच्चों को भी हम वो करते हैं। तो एक साहित्य के जो उस वक्त विषय होते हैं थोड़े से फ़र्क होते हैं। जैसे जैसे हम व्यवस्थित हो जाते हैं नए देश में, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो हमारा देश बनता जा रहा है और अच्छा लग रहा है इस देश में, तो हमारे विषय थोड़े हम आत्मसात करने लगते हैं वहाँ की संस्कृति को। तो थोड़े से विषय में परिवर्तन आता है साहित्य के। और उसके बाद तीसरी अवस्था होती है जब आप कहते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच होता है, मुझसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आप किसको सपोर्ट करेंगी, तो हमको बड़े बड़े डरते डरते कहना पड़ता है कि भाई करेंगे तो हम सपोर्ट भारत को ही। तो ब्लू ब्लीड्स, तो हम लोग का ये एक है। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया का किसी और के साथ अगर मैच हो रहा है तो हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया जीते, दूसरा क्यों जीते, और ख़ासकर दूसरे मुल्क के लोग। एनीवे, तो मतलब मेरा कहने का ये था कि हम जब हमारी कहानी में जॉन आता है, मार्क आता है, जूलिया आती है, बहुत सारे ऐसे चरित्र आते हैं जिनसे हमारी दोस्तियां हो जाती हैं। वो हमें स्वीकृत कर लेते हैं, हम उन्हें स्वीकृत कर लेते हैं, घर भी बन गया होता है, बच्चे भी बड़े हो गए होते हैं, फिर एक कहानी नई शुरू होती है, वो होती है अकेलेपन की। और ऐसा लगता है कि अरे, और फिर आदमी ये सोचता है, जैसे कि अभी मेरी इस किताब, एक लघु कथा की किताब है त्रिशंकु, मुझे ऐसा लगता है कि हम त्रिशंकु जैसे बन जाते हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम सोचते हैं कि भारत जाएं, लेकिन मेरे जैसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, तो हम भारत आके नहीं रह सकते दिल्ली में पॉल्यूशन के बीच। और हम सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रहते रहे, तो हमें लगता है कि अरे कितना अच्छा खाना था हमारे देश का, क्योंकि मुझे खाना पसंद है इसलिए और कितने अच्छे लोग हैं, कितनी घूमने की जगह है, कितनी हिस्ट्री है, कितना आर्किटेक्चर है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम तो वहाँ जाते हैं, एक राज्य से, विक्टोरिया से हम न्यू साउथ वेल्स गए या हम तस्मानिया गए या कहीं गए, बहुत नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर लगता है, प्राकृतिक सुंदरता भरपूर है। लेकिन हर जगह के मार्ट है, कोई वैरायटी नहीं है, हर जगह वॉलमार्ट, जो भी आपके डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं। तो एक लेखन में उतनी विविधता के लिए विविधता होती है, लेकिन हमारी कहानियों में छलकता है वो दर्द, जिसमें एक अकेलापन होता है। तो ये मैंने देखा है। राजेश जी, मेरे ख्याल से मेरी रचना प्रक्रिया इस तरह बदली है और बदल रही है। मैं दिव्या जी को दूं या प्रारंभिक वक्तव्य तो मुझे लगता है इन्होंने सब कवर कर लिया। तो हाँ, हाँ, तो हाँ, कि आपकी रचनाओं में भारत कैसे आता है, आप भारत को हाँ, कैसे देखती हैं और रचनाओं में कैसे आता है? शुरू में तो मेरे जो पहला संग्रह था आक्रोश, उसमें तो मेरा आक्रोश ही निकला भारत के प्रति, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। मेरी वैवाहिक लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, तो यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे भाग कर जाना पड़ा था डेनमार्क। तो उस समय मैं वही आक्रोश था वैवाहिक जीवन का, वो सब जो अभी तक लोग कहते हैं कि मेरी कहानियों में वही सब होता है, पति ससुराल और ये सब। तो वो खैर पहला संग्रह था। अब तो आज मैं जो मेरे विषय है वो बिल्कुल अलग है, सेक्सुअलिटी को लेके या पुरुष को लेके, क्योंकि उनको वो लोग नहीं लिख रहे हैं ज़्यादा। मतलब भारत के बाहर तो बहुत कम पुरुष हैं जो लिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सारी सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो पुरुष को लेकर ही है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारी पूरे वर्ल्ड की आधी आबादी जो है वो उनकी है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो उनका जो आक्रोश है वो कहीं तो निकलेगा, तो वो निकलता है बुरी बातों में। तो मुझे लगता है हमें उनको कहना चाहिए लिखे, नहीं लिखते तो मैं लिख रही हूँ अब उनके लिए। तो अब मेरे कहानियों में काफ़ी वो बदल गए हैं, विषय बदल गए हैं बिल्कुल। जैसे बहुत क्या कहते हैं उनको, सेल्फ मुक्त पुरुष उनके बारे में है, ऐसी लेडीज़ भी है वहाँ पर ऐसा। हाँ, तो तिलिस्म है, उसमें भी वो पुरुष प्रधान नावल है। और अभी जो मैंने कहानियाँ, एक मेरा नया संग्रह आया अभी जो साहित्य अकेडमी में हुआ था लॉन्च अभी,
तो माया जाल, उसकी कहानियाँ भी उसी तरह की है कि कैसे एक वहाँ की जो औरत जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एक रिश्ते में। कहीं पर पुरुष हावी हो जाता है, कहीं औरत। तो मैंने आजकल देखा बहुत औरतें हावी हो रही हैं और पुरुष कहते नहीं है, वो बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है हमारी बहुत ही इंसल्ट की बात है अगर हम कुछ लिखें कि हम दब गए औरत से। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जब एक किस्सा हुआ था कि एक पुरुष ने आत्महत्या कर ली थी दिल्ली में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे पुरुष भी सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने उस तरह की उस विषयों को उठाया है उन कहानियों में। और मैं और कुछ कहना चाहती थी, तो मैं बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ इसलिए इधर उधर जाती हूँ। तो अभी इसी भारत यात्रा के दौरान मैंने चार बड़े महोत्सव का में मुझे बुलाया गया। इंदौर, विश्वरंग भोपाल, नालंदा और अब वैश्विक। अक्सर सुनने में आया है कि इन प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों में इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है। तो ये मुझे ऐसे साइड से सुनने को मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन और वो उनका मतलब होता है कि क्या हम इस काबिल भी हैं कि यहाँ बैठे हैं। तो वरिष्ठ लेखकों और समीक्षकों द्वारा हमारा जो लेखन है उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसकी समीक्षा नहीं होती, आलोचना नहीं होती। तो उससे भी लगता है कि उनको वो भी हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि सचमुच हम इनको हाथ लगाएं या लिखें इनके बारे में तो शायद हमारी भी प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी, इसलिए वो नहीं लिख रहे हैं, मुझे लगता है। और वो सोचते हैं कि हम अगर ये लोग हमारे वहाँ जाते हैं तो सोचते हैं कि इन्होंने किसी पुरस्कार के लालच में ये गए हैं या हमने बुलाया है। तो हर तरह से हमें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमें भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। और जान पहचान का खेल पुरस्कारों में और राजनीति में, वो सब तो दाई कहो तो अच्छा है। तो ये दुविधा तो रहती है इसमें कि सचमुच हम कौन हैं, ये दुनिया हमें कैसे प्रभाषित करती है। तो ये शंका हमेशा उसमें बनी रहती है। पर और दूसरा ये कि मैं अपनी कुंठा नहीं निकालनी, लेकिन इस तरह का एक विमर्श है कि ये सब आक्रोश के बिना संभव नहीं है कहना। तो आक्रोश तो होता ही है। और दूसरी बात ये कि साहित्य का मूल जो है वो संवेदना तय करती है, परिवेश नहीं, कि हम कहाँ रह रहे हैं, क्या प्रवासी है। मैं नहीं समझती कि प्रवासी है, क्योंकि सभी प्रवासी है किसी न किसी तरह। जो कलकत्ता से आके दिल्ली में बसा है उसकी भी उतनी प्रॉब्लम्स हैं जितनी हमारी प्रॉब्लम्स है। और नॉस्टैल्जिया के बारे में तो इन्होंने कह ही दिया है। और पर हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं आपकी, संतोष जी की और जवाहर जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे पहली बार मुख्य लेखकों में रखा, मुख्य धारा में ट्रीट किया। मेरे ख्याल से पहली बार हुआ ऐसा कि मैं भारतीय लेखकों के साथ वहाँ पे बैठी थी और शायद 3 लोगों को आपने मुख्य धारा में रखा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और मुझे लगा कि जैसे बैठ के मुझे लगा कि जो मेरे साथ बैठे थे वो लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मैं यहाँ कहाँ से आ गई। तो थोड़ी देर मुझे लगा जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, लेकिन मैंने कहा ये तब्दीली लाने का ये बहुत बड़ा तरीका है। जब तो तो बस एक आखिरी बात ये कहना चाहूँगी कि 21वीं सदी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और तकनीकी तनावों को एक साथ लेकर चल रही है। यह स्त्री लेखन का भी सशक्त समय है। न केवल स्त्री ही इतना सब कुछ झेलते हुए अपना अस्तित्व बनाए रख सकी है, बल्कि विदेश में हमारे यहाँ बहुत सारी युवा लेखिकाएँ बहुत अच्छा लिख रही है, जो यहाँ से अभी गई है आईटी वहाँ के। तो मैं नहीं कह सकती कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन कितना हिंदी पढ़ रही है और कितना लिख रही है। वो उतना ही पढ़ती है जितना उसको नाना नानी दादा दादी से बात करने के लिए या फिल्म समझने के लिए उनको जानने की ज़रूरत है, उससे आगे नहीं।
पर जो नई लेखिकाएँ हैं, और हमें बड़ी खुशी की बात है कि वातायन से उनका प्रादुर्भाव हुआ और वहाँ से उनको हमने जब से ट्रेन किया और जितना उन्होंने हमें सुना, आज वो इतना खूबसूरत लिख रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी और देश के जो नए लोग हैं इतना सशक्त लिख रहे हैं, तो इसकी हमें बहुत उसके लिए। और बस मेरे ख्याल से मेरी बात हो गई, और कुछ आप और पूछेंगे तो धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय, आप आखिर में ही बोलेंगे, बीच में भी बोलना चाहिए, जैसे आप ठीक समझे। बातचीत कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है। तो अभी इस बहुत अच्छी हम लोगों ने बातें सुनी रेखा जी से और दिव्या जी से। देखिए, ये बड़ा मुद्दा रहता है बहस का कि प्रवासी साहित्य अलग नहीं है या मुख्य धारा में है, या इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। और प्रवासी साहित्यकार, कल जैसे मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कि प्रेमचंद पहले प्रवासी साहित्यकार थे, उनकी पहली कहानी कुछ उसका नाम भी लिया गया। और वही व्यक्ति, उन्होंने कहा कि जब तक ऑथेंटिक अनुभव नहीं है तब तक वो प्रवासी साहित्य नहीं बन सकता। प्रेमचंद जी कभी प्रवास पर नहीं गए थे। तो ये जो देखिए, एक संसार से व्यक्ति जाता है दूसरे संसार में, दूसरे संसार को भी समझता है, जैसा कि रेखा जी ने। और क्या ऐसा होता है कि वो एक तीसरा संसार बनता है जिसमें जाकर के हमारे जो प्रवासी साहित्यकार हैं लिखते हैं, क्योंकि प्रवासी साहित्यकार ऐसी भी कहानियाँ लिखते हैं जिसमें प्रवास का या विदेश का कोई जिक्र नहीं होता है, तो वो प्रवासी मानी जाए या नहीं मानी जाए, इस तरह की बातें भी हैं। तो अब हम चलते हैं धनंजय की तरफ, डॉक्टर धनंजय कुमार की तरफ, और उनके विचार इन्हीं मुद्दों पर सुनना चाहेंगे। सबको नमस्कार, प्रणाम। आज सुबह मैं सोच रहा था कि मेरे पास कहने के लिए कुछ है कि नहीं, तो एक प्रयोग मन में आया कि वो देखते हैं कैसे होता है। उसके लिए हम थोड़ी अपनी मानसिकता में बदलाव ला सकते हैं। अगर ला पाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। तो अभी एक इंटरव्यू में सुधा ढींगरा ने ये सवाल पूछा था मैंने, तो उसका मेरे मन में जो आया वो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, उसके बाद एक प्रयोग करता हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा था कि ये कविता, कहानी, गज़ल वगैरह कहाँ से आती है? तो मैंने कहा कि ये आपके अंदर से नहीं आती है, आती है विश्व से, आती है समय की आयाम से, और वो बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत ही गहन होती है, शब्दों में नहीं होती है। एक कंपन सी आपको महसूस होती है कि कुछ हो रहा है। वहाँ से आकाश से, खुले आसमान से उतर के वो छटपटाती हुई आपके मन तक आती है। अब आप उसके बारे में विचार करते हैं। विचार करते हैं तो सबकी मानसिकता अलग है, तो वही भावना, वही एहसास अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होगा। आप तो वो एक सिकुड़ती है पहले आपके मन के संदर्भ में, आपके मन के विस्तार में। उसके बाद मन में तो आ गई बात, अब वो भाषा में कैसे उतरे। सबकी भाषा अलग अलग होती है, बहुत सी भाषाएं होती हैं, शब्दावली अलग अलग होती है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तब आप उसको और निचोड़ कर, छान कर, उस अनुभूति को आप शब्दों में जोड़ना चाहते हैं, शब्दों में उतारना चाहते हैं। तो छनते छनते 3-4 उसके स्तर होते हैं, जो वो एक विस्तार जो है छन कर कलम में उतरता है और शब्दों में, कागज़ पे उतरता है। तो अब इस प्रक्रिया को हम अगर थोड़े नज़दीकी से देखें तो प्रयोग में ये सोच रहा था कि हम सब एक बात भूल जाएं कि हम लेखक हैं या प्रवासी लेखक हैं, बच्चे बन जाएं और आँखों को आधा बंद कर दें, ढीला छोड़ दें। आँखों को खोलने में जो प्रयास लगता है, ऊर्जा लगती है,
वो न लगाएं, उसको ढीला छोड़ दें, लगभग आधे पे आएगी। जैसे बुद्ध की प्रतिमाओं में दिखता है, ऋषियों की प्रतिमा में दिखता है, तस्वीरों में दिखता है, आधा। मतलब आप संसार अपने अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, संसार भी है और आप खुद भी हैं। तो आप अपने को एक स्थान देते हैं, शारीरिक रूप में नहीं, बौद्धिक रूप में। तो अपने को समय और संसार और स्थान की सीमा से बाहर कल्पना करें कि आप अपना नाम नहीं है, आप बेनाम हैं। बच्चों को भी मैं यही सिखाता हूँ, किसी चीज़ को समझने के लिए नाम देना भूल जाओ। अगर आप कहोगे ये क्या है, आप कह रहे हो सूरज है, अरे पास सूरज है तो सूरज तो नाम दिया है आपने। मान लो इसका नाम कुछ ना हो, चिड़िया का नाम कुछ ना हो, आपका नाम कुछ ना हो, बिना नाम के आप क्या हैं। एक छोटी बच्ची ने कहा था, जान पहचान की मेरी 5 साल की, उससे पूछा अगर तुम्हारा नाम ना होता तो तुम क्या होती। वो सोच के कहती है मैं कुछ नहीं होती, मैं जीरो होती। तो जीरो तक पहुँचे, क्योंकि उसमें आपके मान्यताएं, परंपराएं, समाज, संघर्ष, ये सब ना हो। आप शांत दिल हो, खुली मानसिकता हो और मन से भी परे जाएं। आप कुछ सोचते हैं, कुछ विचार आते हैं तो पूछें बच्चे की तरह, ये विचार कहाँ से आते हैं? मैंने तो नहीं सोचा था, कोई सोच रहा है मेरी तरफ से। मतलब आप किसी के कंट्रोल में आ गए, आपके विचार मुक्त स्वतंत्र नहीं है। तो आप सोचें कि अब हम हैं तो हम किसी की अभिव्यक्ति हैं, हमने अपनी रचना खुद नहीं की और ये भी नहीं जानता कि मेरी रचना किसने की। बस मैं आ गया तो मुझे मेरे माध्यम से कुछ कहा जाना है, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कुछ अभिव्यक्ति होने वाली है। मुझसे क्या अभिव्यक्ति हो सकती है? तो अभिव्यक्ति के लिए हम पहले भौतिक संसार से, समाज से दूर हो जाएं, क्योंकि हम जितना विस्तार में जाना चाहते हैं, जिसको अनादि अनंत सर्वत्र, हम ब्रह्मलीन हो जाना चाहते हैं। अब वो एक क्रिया नहीं है, हम हैं, हम अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं, तब ये प्यास जगती है कि हम फिर से वहाँ जाएं। तो इस तरह के खुले मन से आप देखें कि आप गहराई ढूंढ रहे हैं, विविधता नहीं ढूंढ रहे हैं। विविधता आपको जमीन पे मिलेगी, यहाँ जाएं लकीरें मिलेंगी, लोग मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, पेंटिंग, ये सब मिलेगी, विविधता की कमी नहीं है। सांख्य दर्शन उसको दर्शन दिखाता है कि विविधता कैसे बनती। हम वेदांत की ओर अगर जाएं तो सब कुछ एक से अनेक बना है, अनेक से एक नहीं बना है। तो उस एक में वो एक क्या है? न संख्या है, न पदार्थ है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न जीव है, कुछ नहीं है। तो उस एकता की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अनंत विस्तार मिलेगा। वहाँ पे आप उड़ें, कुछ खोजें नहीं। जब आप खोजने लगते हैं तो उसको परिभाषित करते हैं, हम ये खोज रहे हैं, हम कहानी लिखना चाहते हैं। कहानी अपने आप उतरने दो, तो कहानी उतरेगी तो आप अपने मन को ढीला छोड़ दो, बिना सोचे हुए कि हम सोच के लिख रहे हैं, हम सोच के शब्द को चयन कर रहे हैं। कहानी को उतर जाने दो, उसका अनुभव करो। तो जिस तरह आपका अनुभव अभिव्यक्ति में बदलता है, आप पहचानेंगे कि आप किसकी अभिव्यक्ति हैं। और उस स्तर पर जहाँ तक जा सके, हो सकता है पहले प्रयोग में, प्रयास में ये सफल न हो, लेकिन आंशिक रूप से सफल जरूर होगा। तो धीरे धीरे इस दिशा में जाएं तो आप जो बन सकते हैं वो बन जाएंगे बिना प्रयास के। लेखक हो, दार्शनिक हो, एक अच्छा व्यक्ति हो, समाज सुधारक हो। समाज अपने आप को कभी नहीं सुधारता,
समाज नहीं सुधारता अपने आप को, अपनी गलतियां खामियां भी नहीं जानता। कोई एक दो, मेरा फार्मूला है 1% ऑफ 1% ऑफ पॉपुलेशन, उससे भी कम। 140 करोड़ हैं तो उसमें 140 अगर आ जाएं वो समाज को बदल सकते हैं, 10 करोड़ नहीं बदलेंगे। तो इस तरह के विचार या विचारहीनता, विचार को आप न चुने, विचार आपको चुने। तो इन शब्दों से मैं विश्राम करता हूं, और आपके मन में कुछ भावना, कुछ प्रश्न जगे तो उस पर चर्चा हो सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए। और मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहते हैं इस विषय। जी, बात प्रवासी साहित्य मेरी दृष्टि पर हो रही थी, उसमें दृष्टि का थोड़ा विस्तार हुआ, मतलब बात दर्शन की तरफ चली गई। तो मुझे अभी हाल में लिए गए कुछ साक्षात्कारों का ध्यान आ रहा है, और कमाल की बात है कि जो आप कह रहे हैं वो जितने बड़े परफॉर्मर्स हैं वो उसके बहुत ही आसपास हैं। जैसे किशोरी अमोनकर जो बड़ी संगीतकार थी, हमारे यहाँ बड़ी गायिका थी, वो अपने साक्षात्कार में ये बात कहती हैं कि मैं सुरों के पार जाना चाहती हूँ। ये सुरों के पार जाना क्या है? मतलब ये जो जिस आध्यात्मिकता है, जिस अद्वैत की बात आप कर रहे हैं, किशोरी अमोनकर कहती है कि मैं सुरों के पार जाना चाहती हूँ। मैंने रज़ा का एक साक्षात्कार, जो पेंटर थे बड़े, वो कहते हैं कि मैं रंगों के बाहर जाना चाहता हूँ। मतलब रंगों के बाहर आप कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया रंग ही हैं और आप पेंटर ही हैं, लेकिन आप रंगों के बाहर जाना चाहते हैं, रज़ा ऐसे कहते हैं। और फिर बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मैं गोपाल दास नीरज के पास पहुंचता हूं और नीरज कहते हैं कि मैं शब्दों के पार जाना चाहता हूं। तो सारे ये जो बड़े परफॉर्मेंस हैं, आप लोग थोड़ा बैठे ना भाई, अपन बातचीत कर रहे हैं। आप जाना है तो चले जाइए, फिर बीच में ना उठिए। तो ये जो बड़े परफॉर्मर्स हैं, ये अपने मीडियम के बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि मीडियम से वो अपनी अभिव्यक्ति पूरी नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि जब धनंजय कह रहे थे तो वो ये था कि आप तक कहानी आए, मतलब आप अपने मीडियम या शब्दों के माध्यम से कंस्ट्रक्ट करने के बदले कहानी जब आए तो अपने आप वो कंस्ट्रक्ट होती। कविता के बारे में तो कहा ही जाता है कि वह अनुभूत होती है पहले और बाद में निकलती है। तो कविता अनुभूत पहले है। सबसे बड़ा मीडियम संगीत है जो पहले अनुभूत होता है। संगीत तो अनुभूत ही होता है, उसमें आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, मुझे एक और साक्षात्कार याद आया जो आइंस्टाइन और टैगोर के बीच का एक डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। तो आइंस्टाइन पहुँचे, टैगोर पहुँचे आइंस्टाइन के पास, शायद जर्मनी में ये डायलॉग हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ बता रहे हैं, जिसमें आइंस्टाइन टैगोर से ये पूछते हैं कि भाई क्या आप ये मानते हैं कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है, मतलब कोई नियंता है जिसने उसको बनाया है। टैगोर उसमें ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो भी नियंता है वो मेरे भीतर ही है और जिसने बनाया है वो भी मेरे भीतर है और मैं भी उसके भीतर हूँ। तो आइंस्टाइन की बात समझ में नहीं आती। आइंस्टाइन कहते हैं कि देखो ये मेज़ रखी हुई है, अब इस मेज़ को किसी ने तो बनाया, तो यानी इसका कोई नियंता है। टैगोर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मेज़ इसलिए है कि मैं इसको मेज़ का नाम देता हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मनुष्य, एज अ मानव, मैं इसको मेज़ मानता हूँ, इसलिए ये मेज़ है। लेकिन ये जो बिल्ली घूम रही है उसके लिए खेल का मैदान है, और जो दीमक है उसके लिए भोजन है। ये तो ये भोजन भी हो सकता है, ये खेल का मैदान भी हो सकता है, ये मनुष्य के लिए मेज़ है? तो इसलिए मनुष्य ही नियंता है और नियंता ही मनुष्य है। मतलब ये जो अद्वैत जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप शब्दों के पार पहुँचते हैं, आप अनुभूति तक पहुँचते हैं, आप सुरों के पार पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि जितने बड़े परफॉर्मर्स हैं वो कुछ इस तरह की बात कह रहे थे।
मैं थोड़ा प्रवासी साहित्य पे लौट आता हूँ, है ना, क्योंकि दर्शन से एक बार हम लोगों को बाहर इस जगह पे आना है। मैं हर बार नोट्स लेके चलता हूँ, तो कुछ नोट्स मैंने लिए, और वो मोबाइल पे भी हो सकते हैं, इस पे भी हो सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो रेखा जी ने कहा और दिव्या जी ने कहा, मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनकी लेखन को भी जानता हूँ। दिव्या जी 19 में विश्व रंग में भी आई थी, तब से लगातार। तो कुछ पुराने पाठ एक बार उन्होंने दोहराए, उसको मैं भी दोहरा देता हूँ। वो पुराने पाठ हैं, उनसे बाहर निकलना है, उस पाठ में नहीं फंसे रहना है। उसमें फंसे रहेंगे तो हम उसी अर्थ में फंसे रहेंगे जो पहले हमें रूढ़ अर्थों में दिया गया है ना। जैसे एक डिबेट जो है कि प्रवासी साहित्य जो है उसको अब प्रवासी मानना बंद कर देना चाहिए। प्रवासी साहित्य जो है वो भारतीय साहित्य है, और भारत का साहित्य है जो बाहर के लोग मिलके लिख रहे हैं, है ना। इस अर्थ से बाहर निकल आएंगे तो हम प्रवासी की जो रूढ़ स्थापना है उससे बाहर निकलते हैं। इसलिए फिर जिसको हम सोकॉल प्रवासी साहित्य कह रहे हैं, उसको भारत की मेन स्ट्रीम साहित्य से टकराना ही पड़ेगा, और भारत को भी प्रवासी से टकराना ही पड़ेगा। दोनों अलग अलग आइसोलेशन में रह के नहीं कर सकते हैं। तो जो दिव्या जी कह रही थी, हमारा पहला प्रयास ये था कि हम प्रवासी साहित्य को मेन स्ट्रीम के साथ साथ रख के देखें, और इस बार जो विश्व रंग में सेशंस हुए उसमें हमने अलग नहीं बिठाया प्रवासियों को। प्रवासियों को कई बार मेन स्ट्रीम मतलब भारत के साहित्यकारों के साथ बिठाइए और उनका टकराव होने दीजिए, मतलब उनकी विचार संपदा, इसका संपदा होने दीजिए। जब ये होगा तो वो इनको ओन करेंगे, वो उनको ओन करेंगे। एक जो आइसोलेशन की दृष्टि थी उसे तोड़ना है, ये अपना प्रयास शुरू से रहा। इसलिए मेरे हिसाब से राजेश जी, प्रवासी साहित्य भारतीय साहित्य ही है, और भारत के जो लोग बाहर जाके लिख रहे हैं वो भारतीय साहित्य है। लेकिन खाली परिभाषा की दृष्टि से कि हमें कुछ कहना पड़ेगा इसलिए हम उसको प्रवासी कह सकते हैं। दूसरी बात दिव्या जी ने उठाई, वो भी अब बहुत स्पष्ट है, उससे बाहर आ जाना चाहिए, कि जो नॉस्टैल्जिया का साहित्य था, यानी जो याद और अपने देश की परंपरा वगैरह, वो तब बहुत रिलेवेंट था जब पहली पीढ़ी के लोग बाहर गए थे। हमारे जब लोग फिजी गए, हमारे लोग मॉरिशस गए, हमारे लोग दूसरे देशों में गए। लेकिन आज तो जो लोग बाहर जाते हैं, प्रवासी बाहर जाते हैं, वो बाई चॉइस जा रहे हैं। वो तो बाई चॉइस जा रहे हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि वो वहाँ जाएं। तो वहाँ जाके जो वो कर रहे हैं वो उनकी इच्छा शक्ति है, उनका सब खुद का चॉइस है। और वहाँ पर तो इसलिए उनका साहित्य वैसा नहीं है जैसा कि पहला गिरमिटिया आदि था, है ना। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर ने लिखा और गिरमिटिया साहित्य के बारे में लिखा। महात्मा गांधी ने एक बड़ा आलेख लिखा है गिरमिटिया साहित्य के। पुष्पिता अवस्थी ने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया है पूरे। वो है नॉस्टैल्जिया का साहित्य, जिसमें भारत लगातार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट लूम्स लार्ज ऑन योर माइंड। लेकिन अब जो है वो उसी देश के नागरिक हैं, उस देश में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उस देश में अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, तो वो उस देश के बारे में लिख रहे हैं और उस देश में अपनी भावनाओं के बारे में भी लिख रहे हैं, तो भी है। तो एक ये मूल परिवर्तन आया है, और प्रवासी साहित्य नॉस्टैल्जिया से आगे बढ़कर अब वैश्विक साहित्य की बराबरी की टक्कर लेता है, और या उसको लेनी चाहिए। इस दृष्टि से साहित्य में एक मूल परिवर्तन आया। मैं एक दो बातें आपको और बताऊंगा इस बारे में। तीसरी बात भी दिव्या जी ने उठा ली कि भाई अगर ये परिवर्तन आया है तो उसको पर्याप्त मान्यता या आलोचना क्यों नहीं मिल रही है ना। ये एक बड़ा काम है जिसे किसी ने करना था। तो मान्यता और आलोचना और रिकग्निशन और समालोचना एक चीज़ है जो होनी चाहिए। तो मित्रों, ये समालोचना करेगा कौन? जैसे ही आप कहते हैं कि हमको भारतीय आलोचकों की दृष्टि चाहिए है, तो आप एक तरह से भारतीय आलोचकों को अपने से ऊपर रख लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय आलोचक भी करें, लेकिन आलोचक भी आपके भीतर से ही, प्रवासियों के भीतर से ही निकलने चाहिए। तो क्योंकि भारतीय आलोचकों को तो मैं जानता हूँ, उनको इंग्लैंड की परिस्थितियों के बारे में या कि हॉलैंड की परिस्थितियों के बारे में या अमेरिका के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो आप ये अपेक्षा नहीं करिए कि वो आपके साहित्य का या जो भावनाएं आपकी वहाँ उभरी या जिस तरह के आपने लिखा है साहित्य, उसकी समालोचना कर पाएंगे। वो भाषा दृष्टि से देख सकते हैं, वो मानवीय दृष्टि से देख सकते हैं, वो कथा के क्राफ्ट की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन वो फिर भी
संवेदना की दृष्टि, संवेदना वहाँ फर्क है, और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि आलोचक भी हमारे भीतर से भी निकलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया। सर ने प्रयोग की बात की थी। यदि ये 3 हमारी मूल समस्याएं हैं, एक, हमें प्रवासी नहीं माना जाना है, हम भारतीय हैं, भारत की तरह, भले ही हम भारत बाहर रहते हैं, हमारी परिभाषा में आप लिख दीजिएगा। दूसरी बात, नॉस्टैल्जिया से अब साहित्य बहुत आगे बढ़ चुका और बहुत सारी अन्य विधाओं में जा चुका। और तीसरा, मान्यता और रिकग्निशन भी काफ़ी वैसे आई है, पर उसके लिए एक व्यवस्थित प्रयास करना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमने किया है काम। यूँ तो कई विश्वविद्यालयों में प्रवासी केंद्र वगैरह होते हैं जो हैं। सबसे पहला काम जो प्रवासी साहित्य को लेके किया जाना चाहिए वो ये है कि एक रिसोर्स सेंटर बड़ा बने, जहाँ पर कि जितने देशों में काम हो रहा है ना, ये जितने राइटर्स लिख रहे हैं या चीज़ें जो लिखी जा रही हैं, वो एक जगह पर आए और उसका अध्ययन व्यवस्थित रूप से होना शुरू हो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने एक प्रवासी साहित्य शोध केंद्र बनाया है, जिसमें सारी लोगों की किताबें मंगवाकर और देखकर हम बातचीत शुरू करवा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत ही अलग अलग तरह से लेखकों को या कलाकारों को देखा जा रहा है। मतलब जैसे दिव्या जी की अपनी किताब छप सकती है या रेखा जी की किताब छप सकती है, क्या हम एक देश के सारे साहित्यकारों को एक जगह पर ला सकते हैं और फिर उन पर देखना शुरू कर सकते हैं, उनको आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू कर सकते हैं? तो हमने करीब करीब 21 देशों के ये किताबें अभी शुरू की हैं। मतलब एक तो आप पहले स्रोत केंद्र बनाइए, फिर देशों को पर्याप्त सामग्री उनकी इकट्ठी करें। ये 3 देशों की किताबें मेरे पास हैं अभी, नीदरलैंड्स की किताब है, कनाडा की किताब है, सिंगापुर की किताब है। ऐसे ही हमने 21 देशों की रचनाएं जो प्रवासी भारतीयों द्वारा हैं लिखी गई हैं। कुछ जगहों पर प्रवासियों ने उन देशों के बड़े लोगों का अनुवाद भी किया है। तो जैसे अभिषेक त्रिपाठी ने आयरलैंड के, उन्होंने जेम्स जॉयस वगैरह का भी अनुवाद किया है, तो वो अनुवाद भी हैं। और रशिया में तो बहुत लंबी परंपरा है, तो रशिया में वहाँ के राइटर्स का अनुवाद प्रगति टिप्पणीस हैं और बाकी लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। भले ही अनुवाद हो या खुद का लेखन हो, लेकिन उस देश से उसको आना चाहिए, तो ये किया है। अब जो काम है वो मैं थोड़ी मतलब चालाकी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक बहुत लक्ष्य है, ये है अब इन 21 देशों की रचनाओं को मैं भारत के स्थापित आलोचकों के पास भेजता हूँ, और विशेषकर युवा आलोचकों के पास भेजता हूँ कि यार तुम देखो, इसको देख के बताओ कि ये रचना में अपने दृष्टि से आलोचनात्मक प्रतिमानों के अनुरूप ये कहाँ तक पहुँचती हैं। और वही काम मैं उसके संपादक से भी कह रहा हूँ कि अपने देश में किसी से लिखवाओ, तो आपके देश में भी लिखे, हमारे देश में भी लिखे, और हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि दृष्टियों में और संवेदना में क्या फ़र्क है। आप ऐसा मत कह दीजिए कि साहब ये बेकार है या ये अच्छा है या बुरा है। और आप नामवर सिंह के प्रतिमान इन पर लगा भी नहीं सकते। नामवर सिंह ने कहानी, नई कहानी या कविता के नए प्रतिमान वगैरह लिखा, तो आप उसको इस पर नहीं ला सकते हैं। तो हमको इसके लिए नए प्रतिमान बनाने पड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ प्रतिमानों पर मैं आपको जिक्र करता हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये 17 किताबें मैंने देखी हैं, मैं इनका प्रधान संपादक भी हूँ, मतलब सारी किताबें मेरी नज़रों से गुजरी हैं। एक मेरा पहला ऑब्जर्वेशन यह है कि इनके लेखकों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब प्रवासियों में जो लेखन कर रहे हैं लोग, उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। मतलब महिलाएं ज़्यादा तनाव से गुजर रही हैं। महिलाओं के भीतर अभिव्यक्ति की ज़्यादा भूख है, और महिलाओं के भीतर ये इच्छा है कि वो लिखें। अब यहाँ से बात बिल्कुल नई शुरू होती है। यहाँ से एक बहुत ही तात्कालिक टिप्पणी मेरे दिमाग में आई। रोल्ड डाल अमेरिका के बड़े लेखक, कहानी लेखक हैं। रोल्ड डाल मेरे भी बड़े प्रिय लेखक हैं। तो रोल्ड डाल ने एक बार भूतों की कहानियाँ इकट्ठी करी, भूतों की कहानियाँ, उसमें भूत नहीं है लेकिन वो इतना डरा देती कहानी, मतलब इस तरह की। उन भूतों की कहानियों में सारी कहानियाँ महिलाओं की थी। रोल्ड डाल अपनी भूमिका में लिखते हैं कि महिलाओं के भीतर अंधेरे कोने इतने सारे होते हैं और उसमें इतने सारे भूत रहते हैं कि वो भूतों की कहानी लिखती हैं। सोचिए। तो रोल्ड डाल ने ये टिप्पणी की और मुझे उसने बड़ी अंदर तक हिलाया, छुआ इस टिप्पणी को। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात, बहुत गंभीर जी।
बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। बोल। हाँ बिल्कुल। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रवासी लेखकों में बहुत सारी महिलाएं लिख रही हैं और उनकी संवेदनाएं बिल्कुल अलग हैं, और मुझे लगता है कि जब वो गई विदेश तो उनको तनाव और बाकी चीज़ें ज़्यादा झेलनी पड़ी हैं। तो ये है मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है पूरे प्रवासी राइटर्स के भीतर में कि इसमें कविता काव्य लेखन ज़्यादा हो रहा है और गद्य लेखन कम हो रहा है। काव्य लेखन ज़्यादा हो रहा है का मतलब या तो कविता लिखना सरल है, यूँ वैसे बहुत कठिन है कविता, अच्छी कविता लिखना, लेकिन कविताएं लिखी जा रही हैं और कविताओं में भी गज़लें लोग बहुत सारी लिख रहे हैं। तो काव्य लेखन क्यों ज़्यादा हो रहा है और गद्य लेखन क्यों कम हो रहा है, इसका एक कारण समय का भी कारण हो सकता है, समय का दबाव है, समय नहीं मिलता कि हम लिखें। लेकिन यहाँ भी एक और ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि अभी तक जो सूचना मेरे पास है, जो किताबें मेरे पास हैं, ये जो है इसमें पूरब में कविताएं ज़्यादा लिखी जा रही हैं, पश्चिम में गद्य ज़्यादा लिखा जा रहा है। मतलब सुषम बेदी थी अमेरिका में, ये लोग थे, तेजन शर्मा यूके में है, मैडम हैं, रामा तक्षक ने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है कभी, तो यूँ तो आरती लोकेश ने भी एक अच्छा उपन्यास लिखा है, पर ज़्यादा गद्य जो है वो पश्चिम में, अमेरिका, यूके, यूरोप में गद्य ज़्यादा लिखा जा रहा है, और इधर सिंगापुर की तरफ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाएं तो रेखा राजवंशी बैठी हैं, इसलिए ये थोड़ा डिबेटेबल आर्गूमेंट है, पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कविताएं ज़्यादा पूरब में। और जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो लगभग भारत की तरह लिखते हैं, मतलब श्रीलंका, नेपाल, ये सब के भी किताबें हमने एडिट की हैं, तो सार्क में वो अच्छा, और बल्कि यहाँ पर जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर चली गई है। मैंने बुद्ध हैं वहाँ, भगवान बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, भारत के सारे जो मतलब गॉड्स ऑफ इंडिया जो है, ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सारे ईश्वर के प्रतिमान वहाँ पर दिखते हैं। नेपाल में विशेषकर आपको शैव धर्म का बड़ा प्रभाव दिखता है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। वो कहानियाँ जातक कथाओं की तरह की हैं, वो कहानियाँ, लघु कथाएँ भी, अच्छा कविता के अलावा लघु कथाएँ बहुत लिखी जा रही हैं, लंबा गद्य या उपन्यास का काम कम है पूरे साहित्य में। तो मेरा तीसरा ऑब्जर्वेशन है। अब चौथी बात जो इस बारे में कहना चाहता हूँ ये है कि नए विधाएँ ज़्यादा खुली हैं, है ना, नई विधाएँ ज़्यादा खुली हैं, मतलब कथेतर का इस समय बड़ा काम हो रहा है, और कथेतर भारत में पढ़ा भी जा रहा है, जो प्रवासियों का कथेतर है। क्योंकि अगर इटली के बारे में आप लिखते हैं तो इटली के बारे में हम जानना चाहते हैं, मतलब भारत के लोग जानना चाहते हैं, या आप हॉलैंड के बारे में लिखते हैं, यदि आप हॉलैंड में साइकिल के देश की तरह उसको लिखते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि यार अच्छा ऐसा हो रहा है। तो वो कथेतर का एक विधा खुली है। मैं कुछ एक दो आपको पीसेस पढ़ के भी सुनाऊंगा, ये समय मिलेगा तो। कथेतर, हाँ प्लीज़ 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 प्लीज़। तो कथेतर पे काम है। दूसरा, इस समय संस्मरणों का काम बहुत किया जा रहा है, तो संस्मरण प्रवासी बहुत लिख रहे हैं। संस्मरण आपको बड़ी सुविधा देता है कि आप बीच बीच में भारत चले जाएं, फिर बाद में अपने देश में आ जाएं, फिर भारत चले जाएं, फिर अपने देश में आ जाएं। तो संस्मरण आपको आवाजाही की बड़ी संभावना पैदा करता है, और उसमें आप कभी कभी फैंटेसी भी ला सकते हैं, सपने भी ला सकते हैं, और ऐसा बहुत सा काम संस्मरणों को लेकर हो रहा है। तो कथेतर हो रहा है, संस्मरण हो रहे हैं। तीसरा, पत्रों का भी इस समय मैं देखता हूँ कि पत्रों को भी पत्र लेखन, जैसे पत्नी के नाम पत्र या किसी और के नाम पत्र या प्रेमिका के नाम पत्र, ये पत्र लिखे जा रहे हैं, जिसमें कि आप अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं, फिर आप पत्र लिखते हैं। तो ये भी हो रहा है। ऑफ कोर्स उपन्यास, कविता, कहानियाँ मैंने बात ही करी कि पश्चिम की तरफ से उपन्यास ज़्यादा और गद्य ज़्यादा, कहानियाँ भी ज़्यादा। जब स्टैंडर्ड दिव्या माथुर जी हैं, तेजिंदर जी हैं, सुषम बेदी चली गई, लेकिन वो भी बहुत अच्छी कथाकार थीं। तो ये लोग हैं। पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जिस संदर्भ में, कि ऑन द होल जो प्रवासी साहित्य है उसको एक सेकुलर साहित्य कहा जा सकता है, मतलब इन द सेंस कि वहाँ पर उस कदर कन्फ्रंटेशन आपको देखने नहीं मिलता जैसा आजकल के भारतीय साहित्य में देखने मिल रहा है। भारत में भी महिलाएं बहुत सारी ज़्यादा महिलाओं का लेखन इस समय हो रहा है, विशेषकर युवा महिलाओं का लेखन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसमें भी मुस्लिम लड़कियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समय है। मतलब वो लिख रही हैं,
माने जहाँ जहाँ अभिव्यक्ति के संघर्ष और दबाव हैं वहाँ वहाँ पर, तो भारत में भी इस तरह का आपको देखने मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जो प्रवासी भारतीयों का संसार है वो बहुत ही समृद्ध संसार है और बदलता हुआ संसार है। ये बदलता हुआ संसार है, इस बदलते हुए संसार की पहचान करना ही आलोचना का काम है। वो ये नहीं कह सकता कि भारतीय कहानी में कहानी के प्रतिमान ये थे और ये कहानी तो ऐसी लिखी गई इसलिए ये कहानी 2 कौड़ी की है, वॉटेवर, जो जैसे का भाषा वो लोग यूज़ करते थे। आपको देखना है कि दिव्या माथुर के संवेदना का आधार क्या है, या कि उस देश में संवेदना का आधार क्या है, उस देश के रिश्तों के पर क्या रिश्ते वहाँ जिस तरह से हैं उस तरह से हैं, वो आप अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं एक आध पीस सुनाना चाहता हूँ, टाइम हो गया। ये नीदरलैंड्स की रचनाओं, आप ज़रूर कहिएगा। ऐसा है कि मैं बोलूँगा उसके बारे में बहुत सारे लोग बोलना चाहेंगे क्योंकि आई गेट प्रोवोकेटिव एट टाइम्स। सरल चीज़ें हैं, मतलब सरल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें रामा तक्षक के बहुत अच्छे गद्य के पीसेज हैं, पर अभी उसको नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। एक डॉक्टर सोनी वर्मा हैं नीदरलैंड्स में, उनका छोटा सा आलेख है, एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। नीदरलैंड्स में साइकिल एक पहचान है ना। अब देखिए भारत में साइकिल गायब हो गई है, या भारत में साइकिल जो है वो लोअर कैटेगरी के साथ एसोसिएट की जाती है ना। तो कैसे कैसे प्रतीक बदलते हैं, कैसे देशों में प्रतिमान बदलते हैं, ये देखने की बात है मतलब, और उसको बहुत संवेदना के साथ देखने की ज़रूरत है। नीदरलैंड्स यूरोप के अंतर्गत एक अति सुंदर, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण, रमणीय, शांत, सौम्य देश है। किसी भी तरह से ये भाषा जो है कहीं कम नहीं पड़ती। भाषा वैसी ही है जैसे कि अपने यहाँ लिखी जाती। जहाँ जंगल हैं तो नदियाँ भी हैं, समुद्र हैं तो नहरें भी हैं। जहाँ जिधर भी नज़र फैलाएं आप अपने आप को प्रकृति के आगोश में, कभी बारिश के साथ आंख मिचौली खिलती धूप के बीच, और कभी बर्फीली हवाओं के साथ सिमटती ठिठकती नहरों और नावों के बीच अनेक साइकिल चालकों के साथ पाएंगे। वैसे तो हर देश, हर शहर और गली मोहल्ले की अपनी खूबसूरती होती है, उसी तरह नीदरलैंड्स भी एक अनोखा, खूबसूरत, छोटा सा देश है जी। तो ये देखिए गद्य की ये प्रांजलता, गद्य में इतनी सुंदर हिंदी, गद्य में एक तरह का बिंब बनाना, कहानी की तरह गद्य लिखना, ये कथितर में इस समय हो रहा है। आप यदि अपने यहाँ जाएंगे तो एक अनिल यादव साहब हैं, उनको हमने पुरस्कार दिया था। अनिल यादव है, संजय शेफर्ड हैं, ये लोग बड़े गद्यकार हैं। और सिटी की शहरों के इतिहासों का लेखन भी इस समय बहुत लोकप्रिय है। मतलब आप पाते हैं कि मनीषा गुलश्रेष्ठ तो अभी गई थी वहाँ, तो उन्होंने इंग्लैंड के जो लेखक हैं उनके बैकग्राउंड में उनके सिटीज़ का भी विवरण दिया है। पर रमा तक्षक जो इटली गए थे, उनने इटली के शहरों के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। तो शहरों के बारे, इस समय क्या है कि युवा जो है ज्ञान, सूचना, ये सब चीज़ भी पाना चाहता है। जो भीतरी विश्व है वो है, इमोशंस हैं, लेकिन साथ में बाहरी विश्व के साथ में उसका इंटरेक्शन, ये एक बड़ा ट्रेंड मुझे प्रवासी भारतीयों में देखने मिलता है। मैंने और बहुत सारी चीज़ें मार्क की थी, अब समय नहीं है। मैं आपको एक अंतिम बात इस संदर्भ में कि मैच्योरिटी के लेवल पे भी आप देख सकते हैं चीज़ों को, भाषा की मैच्योरिटी। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे कनाडा के लेखक जो हैं वो यूएसए के लेखक भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कनाडा में गद्य इस समय, कनाडा में व्यंग लेखन, कनाडा में ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैच्योरिटी के लेवल पे सिंगापुर का मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, कनाडा का मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, और उसके आधार में बता सकता हूँ आपको। तो जबकि यूएई में इतने भारतीय रहते हैं, यूएई में साहित्य का स्तर कम है। हिंदी भाषी बहुत लोग हैं, वो तो मतलब विपुलता है जी बिल्कुल विपुलता है, लेकिन शैशव व्यवस्था में कविताएं भी कमज़ोर हैं वहाँ हमारे पास। जी ठीक है, एक मिनट। अच्छा, हम फिर क्या करते हैं कि हम एक कविता सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जी, जिस परिभाषा की मैं बात कर रहा था उस पर सिंगापुर में बहुत अच्छे कवि हैं भाई। सिंगापुर में विनोद दुबे हैं, सिंगापुर में आराधना झा श्रीवास्तव हैं, आपके यहाँ भी आस्था देव हैं, आपके यहाँ और भी बहुत सारी चित्रा ऋचा जैन है, ये सब लोग। जी हाँ, जी जी। ऐसा भी देर से शुरू किया था, हम लोग का टाइम 11:30 बजे तक का है। हाँ जी 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 जी। तो ये विनोद दुबे एक बहुत अच्छे कवि हैं वहाँ पर। और ये पूरा जो द्वंद्व जिसकी बात अभी ये कर रही थी, लिखा है ना, इस कविता का नाम ही है NRI, इस सिंगापुर की रचनाओं में है। वहाँ भी हम नहीं पूरे, यहाँ अब तक आभासी हैं, कहाँ का जन्म है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं। ये पहली पीढ़ी के हर NRI के दिल का किस्सा है, जितना इसमें विदेश उतना ही भारत का हिस्सा है। यहाँ दौलत, यहाँ शोहरत, यहाँ जो हाल है अपना, इसी से पहचान है अपनी, अब यही ससुराल है अपना। मगर कैसे उसे भूलें, ऐसा जायका था वो, जहाँ जन्मे हुनर सीखा शायद मायका था वो। वहाँ की तंग हाली की यहाँ जब बात आती है, माथे पर शिकन की कुछ लकीरें खिंची जाती हैं। वहाँ की बुलंदियों का कहीं जो जिक्र होता, सीना फूल जाता है, हमें भी फ़ख्र होता है। तो ये जो द्वंदात्मक जगह है जहाँ पर वो खड़े हुए हैं, और एक बस दो, मैंने इसलिए इसको चुना था। ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें फोल्ड की हैं, पर अब मेरा समय ख़त्म होने वाला है। भाई कौन इतनी बात कर रहा है? अच्छा, जो मैं कह रहा था कि कविताओं में भी गज़लें बहुत अच्छी लिखी जा रही हैं। इशरत आफरीन की एक गज़ल मैंने कहीं कोट की थी, ये प्रतिभा गर्ग हैं जो सिंगापुर में हैं, इनके एक दो शेर सुन लीजिए। सजदे में तेरे सर को झुकाए हुए तो हैं, सजदे में तेरे सर को झुकाए हुए तो हैं, दौलत ये दिल की तुझ पे लुटाए हुए तो हैं। आँखों की इन पनाहों में रोके हैं अश्क हम, जज्बात अपने दिल में छुपाए हुए तो हैं। बरसात आने की न खुशी गम भी अब कहाँ, सावन भी आंसुओं से मनाए हुए तो हैं। क्या खूब प्यार मुझसे निभाया है आपने, राहों में मेरे खार बिछाए हुए तो हैं। अब सोचिए कि ये भारत के किस गज़लकार से कम पड़ता है। और किसी भी तरह से हमें तुलनात्मक दृष्टि विकसित करनी है तो उसके लिए एक फोरम, एक शोध केंद्र, एक तरीका अपनाना पड़ेगा। और एक तरीका ये भी है जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं धीरे धीरे इन प्रक्रियाओं में। और एक अंतिम बात कि बड़ा नेटवर्क बनना है, प्रवासी लेखकों का बड़ा नेटवर्क बनना है, जो वैश्विक हिंदी परिवार कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। तो उस नेटवर्क के भीतर से ही आलोचना के प्रतिमान निकलेंगे, गद्य निकलेगा, पद्य निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाली संतोष जी ने कहा कि जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की ही बात करूंगी क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, तो जो लेखन लोगों के सामने वहाँ का आया वो काफ़ी देर में आया, क्योंकि यूके और अमेरिका के और दूसरी जगह के लोग बहुत ज़्यादा बहुत पहले से लिख रहे थे। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी ऑस्ट्रेलिया तो डाउन अंडर है, वहाँ से यहाँ तक सूचना आने में ही पता नहीं उस वक्त कितने दिन लग जाते होंगे। जब मैं वहाँ 2001 में गई और मैंने 2010 तक करीब 11 मुख्य रूप से कवियों को उनको मैं मिली, और पहला संकलन 2010 में आया बूमरैंग। लेकिन उसके बाद लोग जुड़ते गए, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ वहाँ से बहुत सारे उपन्यास लोगों ने लिखे हैं, आए हैं। लक्ष्मी तिवारी का है, रीटा कौशल के हैं, और विजय कुमार सिंह के हैं, और बहुत से लोगों के उपन्यास भी हैं और कहानी संग्रह भी आ रहे हैं। और कुछ का, जैसे अभी मैंने हेमा बिष्ट का उपन्यास पढ़ा धुरंधर, जो कि पूरा उसने अपने पिता को समर्पित किया था और काफ़ी मोटा उपन्यास है।
तो लेकिन वो चीज़ें आप तक पहुंच नहीं रही हैं। बहुत लिखा जा रहा है, अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत लेट नज़र आना शुरू हुआ है। और अधिकतर लेखक जो हैं वो भारत से गए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ की अगली पीढ़ी लिख रही है। अगली पीढ़ी का तो क्योंकि हिंदी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन लेखन में, हायर ऑर्डर थिंकिंग में, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन में, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से देखें तो उनकी वहाँ तक सोच विकसित नहीं होती है। इंग्लिश में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वो बुद्धू है, इंग्लिश में कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ की मुख्य भाषा रही है। तो एक प्रवासियों के लेखन को लेके एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगली पीढ़ी में कौन लिखने वाला होगा। भारत से अगर आवाजाही रही और लोग आते रहे, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होते रहे, तो वो लिखेंगे, पढ़ेंगे भी। और लेखन से ज़्यादा पढ़ने वालों की, ऑस्ट्रेलिया के 2 लाख भारतीय हैं, करीब 2 लाख भारतीयों में 50 लेखक हैं जिनको मैं जानती हूँ। कम से कम 25 कहानी संग्रह आ चुके हैं, 5 उपन्यासों का मैं नाम ले चुकी हूँ। कविता संग्रहों की तो कोई अंत ही नहीं है। कविताएं तो, क्योंकि कविता आसान माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति को, अपने भावों को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का। तो वो बहुत सारे लोग कविताओं से ही प्रारंभ करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके विकसित होते हैं तो कहानियों तक जाते हैं। तो जैसे पर वहाँ के विषय वहाँ के होंगे। जैसे मेरी कहानियों में आप यूथेनेशिया देखेंगे, इच्छा मृत्यु है, जहाँ वहाँ पर परेड निकलती है गेज इनकी, आपने हाँ, तो वो आपको दिखेगा। तो हमारे विषय हमारे देश के हिसाब से होंगे और बहुत कुछ आपको बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की संस्कृति कैसे है। हम बारबेक्यू करते हैं, आपके मेरे ख्याल से यूरोप में भी करते हैं। हमारी बहुत दूसरी तरह की चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया डे जिस दिन होता है 26 जनवरी के दिन होता है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डे मनाते हैं और 26 जनवरी का भी उत्सव होता है। पर ऑस्ट्रेलिया डे के भी 2 पहलू हैं। एबोरिजिनल्स उस दिन बहुत दुख मनाते हैं कि उनके देश में आके ब्रिटिशर्स ने अपना काबू कर लिया, और हमारे यहाँ के लोग अपने 26 जनवरी की खुशी मनाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया डे मनाते हैं। तो ये आप देखिए कि हम प्रवासियों के लिए 3 चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों तक शायद नहीं पहुंचती। साहित्य बहुत है वहाँ, और अभी पिछले 15 सालों में मैंने तो बहुत देखा है, लेकिन ये है, और मैच्योरिटी लेवल भी अच्छा है। और मैं कोशिश करूँगी कि सारी लिस्ट संतोष जी को भेजूँ और आप खरीद सकें। धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम भी एक प्रयोग करते हैं और चाय का समय त्याग देते हैं। चाय ठीक है। देखिए, एक बात मैंने ये कह रहा था मैं कि हम लोग लिखने के साथ साथ पाठ शुरू करें। मतलब यदि श्रोताओं को आकर्षित करना है या बच्चों को आकर्षित करना है तो आप थोड़ा मेहनत करिए। मतलब अच्छे पाठ का तरीका निकालिए और बच्चों के बीच जाके या संस्थाओं में जाकर या छोटे समूहों में यदि हम अपने कविता पाठ करते हैं, कहानी पाठ करते हैं, तो वो ज़्यादा अप्रोच करता है। और थोड़ा नाटकीय अंदाज में करते हैं तो और भी ज़्यादा होता है। तो हमें थोड़ा फ्यूजन करना पड़ेगा। मतलब जैसे अब दृश्य का ज़माना है इस समय, तो आप पहली बात तो दृश्य की तरह, दूसरी बात मॉड्यूलेशन के साथ में, और पाठ अच्छा करना शुरू करें और जहाँ भी जगह मिले वहाँ पढ़ें। तो तितीक्षा को जानता हूँ अच्छी तरह से, इंग्लैंड को जानता हूँ, वो करना चाहिए। क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है कि आपकी कोई लंबी कहानी पढ़े, या वैसे उतना वक्त बच्चों के पास नहीं होता है। पर हम जाके उनके साथ पाठ करते हैं तो इंटरेक्शन बनता है, या आप ऐसे गाए थे, वैसे गाए थे, ये सारी बातें बनती हैं। एक बहुत ज़रूरी बात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, एआई के बारे में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के यहाँ एआई ज़्यादा एडवांस्ड है। वैसे भारत में भी अभी इंटरनेशनल एआई कॉन्फ्रेंस हो ही रहा है, सेंटर भी हो रहा है। साहित्य का एआई से किस तरह का संबंध बनने वाला है और कैसे शायद आपकी ज़रूरत न रह जाएगी यदि एआई को जगह दी गई बहुत ज़्यादा। मैं एआई पे एक कविता पढ़ दूँ क्या? है? हाँ, सवाल ले लीजिए।
जी सवाल। हेलो, हाँ, मैं आपने जो कहा कि आलोचना जो है तुलनात्मक, यहाँ के आलोचक और विदेश के आलोचक एक ही कृति के ऊपर आलोचना करें तो दोनों का दृष्टि भेद दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी और स्प्रेरणीय कार्य होगा, लेकिन मुझे लगता है कि, और ये बात मैं यहाँ टंग इन चीक ही कह रही हूँ, कि भारत के आलोचकों की इसमें कुछ इनसिक्योरिटी है क्या कि वो प्रवासी लेखकों के बारे में नहीं लिखते हैं। ये जैसा दिव्या जी ने कहा कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, मुझे इसके विपरीत ये लगता है कि वे उससे अंडरवेल्म्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक तो उनको उसकी संवेदना के साथ उनका कोई अफिनिटी नहीं है, उनकी वो समझ नहीं पाते हैं कि दिव्या जी ने कैसे लिख दिया। ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि उनके परिवेश में नहीं होता है, लेकिन जो विदेशी परिवेश है उससे वे परिचित नहीं है तो उसको वो नकार देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी काम है। दूसरी बात जो आपने कही कि आलोचना की कमी है, आलोचकों को छपवाने की बहुत दिक्कत है। नहीं, मैं समीक्षा करती हूँ। अच्छा, पुरवाई में हमेशा छप जाएगी क्योंकि तेजेंद्र जी से मित्रता है, मैं तो साफ कहने वाली हूँ। हमेशा कहते हैं क्या बात है अरुणा, अभी कुछ भेजा नहीं, तो याद आ जाती है तो मैं भेज देती हूँ। लेकिन वही समीक्षा यदि मैं किसी भारतीय पत्रिका में भेजूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो लोग देखेंगे, और इसीलिए मैं कह रही हूँ, टंग इन चीक ही कह रही हूँ कि शायद वो मेरे दृष्टिकोण को समझेंगे भी नहीं, तो उन्हें वो बात निरर्थक लगेगी। नहीं तो ये जो दूरियां हैं, इनको आप जैसे लोग कम कर सकते हैं, उसको पाट सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये काम हुआ तो हम प्रवासी शब्द से अलग हटके साहित्य के शब्द में आ जाएंगे। और इस बात के लिए अगर आज हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल से हम, जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे रेखा जी ने एक स्तर था नॉस्टैल्जिया से बढ़ते बढ़ते अब हम अपने अनुभव लिखने लगे, तो आलोचना के क्षेत्र में भी उस प्रगति की बहुत आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहती थी। सभी को सुप्रभात। मेरा नाम मलिक मोहम्मद है और मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है कि भविष्य में मैं चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अनुवाद करूँ, यहाँ का या हिंदी किताबें वहाँ अनुवाद करूँ, पश्तो भाषा की और फ़ारसी भाषा का अनुवाद करूँ। तो एक प्रश्न मेरा ये है, और हम कैसे कर सकते हैं, युवा पीढ़ी जो यहाँ पर बैठी है, और मैं भी चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकें लिखूँ, जैसे आप लोगों ने पुस्तक, किसी के 10 पुस्तक है, किसी के 100 पुस्तक है, तो मैं भी चाहता हूँ भविष्य में पुस्तकें लिखूँ, और अच्छे वो कैसे हम सुधार लेके आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं ये सूचना दे रहा था आपके संदर्भ में कि हम लोग 7 साल पहला जब विश्वरंग 19 में हुआ था, उसके बाद हमने 7 केंद्र बनाए थे। मतलब ये थोड़ी दूरदृष्टि की बात थी। उसमें एक केंद्र प्रवासी भारतीय शोध केंद्र था, एक अनुवाद केंद्र भी है, एक टैगोर ड्रामा स्कूल भी है, ऐसी चीज़ें। अभी तक विश्वरंग संवाद पत्रिका दिल्ली से निकलती है, लेकिन हम विश्वरंग संवाद पत्रिका को भोपाल अब शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों का जो नेटवर्क वहाँ हुआ है उनको स्थान मिले। और प्रकाशन भी हमने अब खोल लिया है, तो प्रकाशन गृह भी है, प्रिंटिंग प्रेस भी है, पत्रिका भी है। और कम से कम ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी समीक्षा ज़रूर छपेगी। ये अभी वही सब दिक्कतें हैं क्या कि एक्चुअली हाँ उसको बढ़ाना है, जी। एस्टेब्लिशमेंट असल में पूरा भोपाल में है और पत्रिका इस समय दिल्ली में थी, जहाँ पर कि थोड़ी इसकी शॉर्टकमिंग्स आती हैं। नेटवर्क भी पूरा भोपाल से हैंडल होता है, तो हम विश्वविद्यालय के भीतर ही इस पत्रिका को शिफ्ट कर रहे हैं। और मैं अभी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ रेखा जी से और दिव्या जी से और वहाँ तेजिंदर से, वहाँ अनूप भार्गव से, कि यार आप लोग रीजनल कोऑर्डिनेशन की तरह इसमें आएँ
तो ये पत्रिका सारे क्षेत्रीय इनपुट्स को लाएगी। और रोहित को, मान लो रोहित कुमार हैप्पी को न्यूजीलैंड से, अब इससे संपर्क बन गया कि क्षेत्रीय सब उसमें रिफ्लेक्ट हो, और फिर पत्रिका ऑनलाइन भी होगी। और उसका डेटाबेस लगभग मेरे पास में अभी 3000 लेखकों का डेटाबेस है, तो वहाँ तक तो हम जा ही सकते हैं। फिर हम इसको बढ़ाते जाएंगे लगातार, आप सबकी पत्रिकाएं भी शामिल होंगी और इसको और बड़ा करें। जी 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 जी, हाँ नहीं ज़रूर, हम देखिए, हमारा तो दिल बहुत बड़ा है, हमारा क्षमताएं कितनी भी हो, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, तो सबको हम लेके। राजेश जी कह रहे हैं कि समाप्त किया जाए। मैं सब बहुत आभारी हूँ, मैं सभी वक्ताओं का और आप सब श्रोताओं का भी। अब सुन लीजिए, मेरे पास एक भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बहुत अच्छी कविता थी, वो कभी सुनाऊंगा। जी जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। मैं भी कुछ नहीं बोल रहा और सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुक्ति जी। अब बैठिए 2 मिनट मुक्ति जी को सुनिए। कार्यक्रम का जो सफलता पुष्प है मुझे अर्पित करना है, और इसके लिए इससे पहले मैं सीमा अग्निहोत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो मुख्य आयोजक और हम सबको या हमेशा आगे बढ़ाने वाले राजेश जी हैं, तो आदरणीय आचार्य राजेश जी का सबसे पहले एक बार आप अंग वस्त्र से आपका भी, इसके साथ ही हिंदी जगत के महान साहित्यकार आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, योगाचार्य आदरणीय श्री धनंजय कुमार जी, आदरणीय सुश्री दिव्या माथुर जी, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आई वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री कवित्री और लेखिका रेखा राजवंशी जी, और परम श्रद्धेय आचार्य राजेश कुमार जी, और उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का धन्यवाद मैं इन पंक्तियों से करना चाहता हूँ। वो पंक्तियाँ हैं, देश देश में बसी हुई भाषा एक पहचान, प्रवासी लेखन में बहे स्मृति ज्ञान संस्कार ज्ञान, शब्दों ने जो सेतु रचे मिटा समय का भेद, मन की पीड़ा ने यहाँ पाया अपना वेद। वक्ता श्रोता सब बने संवाद के सहभागी, विचारों से आलोकित हुई चेतना अविरल जागी। आयोजकों को नमन है, श्रम को शत शत मान, भाषा सम्मेलन बने भारतीय आत्मा की जान। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।